वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा टीजीटी क्लोन आप देख रहे हैं, इसका टाइटल है टीजीटी क्लोन। ये हमारा कंप्लीट टेस्ट है, 125 पे कंप्लीट टेस्ट है। और इसके पहले मैं एक टीजीटी क्लोन दे चुका हूँ जो मेरा पुराना पेपर था। उसमें मैंने कुछ रेक्टिफिकेशन करके दिया था और उसमें भी कई लोगों ने अपने स्कोर बताया था। अपने स्कोर जरूर साझा कीजिएगा। अगर आप जो लोग उसमें 80 गए हैं उनको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जो लोग 90 प्लस हैं वो अपने आप को सिक्योर समझें। इसमें भी अगर आप 90 जाते हैं, इस पेपर में अगर आप 90 जाते हैं, जो पेपर अभी आप ये हल करेंगे टीजीटी क्लोन का मतलब एकदम क्लोन, और वो उस पेपर को भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो फंसने तय ही है यार। मतलब आप मान के चलो कि फंसना है, और आपको पता है कि अब मैं थोड़ी नहीं कह सकता कि 20 फंस जाएं, वो आपकी किस्मत है। 20 फंस जाएं तो और अच्छी बात है। तो दो चार क्वेश्चन तो फंसने तय ही रहते हैं, समझ रहे हैं। और ये एकदम इसका नाम मैंने क्लोन रखा है, और क्लोन का मतलब होता है एकदम डिट्टो, हूबहू रहेगा। और मैंने कोशिश करी है आपको बेहतरीन देने का। तो इसमें जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी आई विल बी गिविंग यू, डोंट वरी। 125 का कंप्लीट टेस्ट है ये। इसके पहले वाला जो क्लोन मिला है, क्लोन 1 करके आया है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चन है, आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और आई विल नॉट किल योर टाइम। अपने स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। अब 125 में अगर आप 125 कर ले रहे हैं तो भाई मुझे नहीं लगता कि यू नीड एनी ट्रेनर। आपको ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। 125 तो भाई हाँ, किसी ने लिखा था 100 मेरे 21 सही है, तो हो सकता है ही में भी करेक्ट और सी में भी करेक्ट। आई डोंट हैव एनी ग्रज, लेकिन ठीक है, अब इतना भी हाइपरबोलिक ना बता दीजिए। आप ईमानदारी से अपने को असेस करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। 125 क्वेश्चन का कंप्लीट टेस्ट है और उम्दा लेवल के सवाल हैं। और ये टीजीटी में तो हेल्प करेंगे ही, बट पीजीटी में भी कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाल दिए हैं जो बाउंसिंग टाइप के हैं। लगभग 4-5 क्वेश्चन बाउंसिंग हैं। और बाउंसिंग का मतलब है कभी कभी वो आपके सिलेबस में नहीं रहता है, बट देन टू पूछ लिया जाता है, तो उस तरीके का है। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। लेट्स बिगिन द टीजीटी क्लोन नंबर 2। ये हमारा टीजीटी क्लोन है, ये टीजीटी क्लोन 2 है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इजी टू मॉडरेट टू टफ सब है। द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट एंड पोइट ऑफ इन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, हु इज ही। जो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर। सो व्हाट इज योर आंसर? राइट डाउन एंड योर आंसर इज विलियम शेक्सपियर। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। William Shakespeare died after how many years of from retirement to Stratford around 1613? जब वो 1613 में रिटायर्ड हुए थे एट द एज ऑफ 49, तो कितनी एज पे मरे थे आपको सबको पता है। 1616 उनकी वो है, तो लगभग 13 में 3 जोड़ देंगे। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 7, 5। इट इज़ 3। ठीक है, तो अब ये सवाल तो आप कर ही लेंगे ना। अब देखते हैं, ऐसे ही आएगा एकदम। क्या है हमारे पास? ऑप्शन है ट्रेजिक कॉमेडीज आल्सो नोन एज रोमांसेज, जिसको आप रोमांसेज भी कह सकते हैं, वर ऑफ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन विच फेज ऑफ लाइफ? फर्स्ट फेज, लास्ट फेज, सेकेंड लास्ट फेज एंड अर्ली फेज, अर्ली फेज। तो ये आपका आंसर है। आपका आंसर क्या है? अब आप अपना माइंड मेकअप कर लिए हैं। नाउ आई एम लेटिंग यू नो द आंसर। इट इज़ लास्ट फेज। ठीक है, लास्ट फेज में वो रोमांसेज लिखते हैं। आप देख सकते हैं टेम्पेस्ट वगैरह लास्ट में, ये सब। तो इस तरीके से अब वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड जॉन मिल्टन अटेंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज? और मिल्टन जो है क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज जो है किस ईयर अटेंड करते हैं? तो मिल्टन अटेंडेड क्राइस्ट कॉलेज 1612 में तो ऐसे भी नहीं कर सकते, 1608 में तो पैदा ही हुए थे। हाँ, 1623, 1625, 1629। हाँ, तो क्या है आपके पास? ऑप्शन है योर आंसर इज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब ये तो लाइव तो है नहीं, तो मैं ही बता देता हूँ। 1625 में उन्होंने मतलब अटेंड किया था। और ट्रेडिशनली ऑब्जर्व डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल। जो 23 अप्रैल है उसको एक ऑब्जर्व डेट की, 23 अप्रैल वॉज ऑल्सो नोन एज, ये परंपरागत रूप से माना जाता है। उसे क्या कहते हैं? सेंट थॉमस डे, सेंट कैथरीन्स डे, सेंट मैरिया डे, मैरिया, और सेंट जॉर्ज डे। विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो योर ऑप्शन इज दिस वन। आपके पास 30 सेकंड रहते हैं। ठीक है, 30 सेकंड में आपको रिप्लाई करना है। 30 सेकंड मीन्स 30 सेकंड्स। हाँ, उसके बाद यू मे टेक होल डे। हैमलेट द सन ऑफ विलियम शेक्सपियर। जो हैमलेट था सन ऑफ विलियम शेक्सपियर था, हैमलेट एंड जूडिथ आपको पता है, सुसाना उनकी डॉटर, 3 बच्चे थे।
तो हैमलेट द सन ऑफ विलियम शेक्सपियर डाइड एट द एज ऑफ 11। दरअसल उस समय इंग्लैंड में सारे बच्चे मर रहे थे, ऐसा नहीं था केवल इनके साथ नहीं हुआ, और एक ऐसी कौन सी बीमारी थी कुछ पता नहीं था। तो द काज ऑफ डेथ वॉज ड्राउंड प्लूरिजी जो है वो तो था नहीं, न्यूमोनिया भी नहीं था, तो क्या था ये काज ऑफ डेथ जो था अननोन था, समझ रहे हैं, वो कारण नहीं पता चल रहा था। बहुत लोगों के बच्चे उस समय मर रहे थे। द फर्स्ट राइटर हु हैड रिटन द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, आपके पास ऑप्शन है निकोलस रो, हेनरी कॉन्डेल, हेमिंजेज, जॉन हेमिंजेज और हेनरी कॉन्डेल, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक्टिंग भी करी है मिलके। नॉन ऑफ द अबव जोसेफ जॉर्ज, तो हमारा ऑप्शन आपको पता है 1709 में इन्होंने क्या लिखा था, द वर्क्स ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर 6 वॉल्यूम में आई थी। तो निकोलस रो ने फर्स्ट वर्क आप कह सकते हैं, ऑथेंटिक आप ये कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ वेन जॉनसन्स वर्क विलियम, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा क्योंकि ये लेवल आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बहुत टफ नहीं आता, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन ईजी हैं। आप जब आपको नहीं आ रहा होता तो ईजी क्वेश्चन भी टफ रहता है, आ रहा है तो टफ भी आपको ईजी लगता है। इन विच ऑफ बेन जॉनसन्स वर्क्स विलियम शेक्सपियर वर्कड एज अ कास्ट, मतलब विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग करी थी जॉनसन के किस प्ले में। तो जॉनसन का प्ले एक रहा है द सीलिया, वल्पोनी द फॉक्स, सेजेनस हिज फॉल, बार्थोलोमी फेयर, सिटीजन कॉमेडी का एग्जाम्पल है, ये तो बताया हूँ मैं। तो सिजेनस क्या है ऑप्शन, ये हमारे पास सिजेनस द फॉल ऑप्शन है हमारा, और ये 1603 में आया था, ये उतना जानना जरूर नहीं कब आया था। और इसमें उन्होंने हेमिंजेज और कॉन्डेल ने भी एक्टिंग करी थी, इन्होंने भी एक्टिंग करी थी, सिजेनस द फॉल, ठीक है, सिजेनस हिज फॉल। इन 1929 में व्हाट वाज द रैंक ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने कौन सा रैंक प्राप्त किया, 24 ऑनर ग्रेजुएट जो थे उस समय। तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। अब आप कहेंगे फर्स्ट रैंक तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, लेकिन हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है, आर आंसर इज दिस, फोर्थ रैंक, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम ऑफ द पोएम ऑफ जॉन मिल्टन विच फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट। वैसे फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट की बात करेंगे तो सबसे 1929 में वो क्राइस्ट नेटिविटी वाला आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो अपीयर्ड इन प्रिंट की बात होगी तो एक पोएम थी जो फर्स्ट फोलियो में भी शामिल हुई थी, लेकिन फर्स्ट फोलियो में शामिल हुई थी, एनोनिमसली शामिल हुई थी। इसमें पूछ रहा है फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट, तो यहाँ पर एल एलेग्रो, लिसिडस, कोमस कौन हो सकता है आपको पता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ऑन शेक्सपियर, इसका नाम पूरा नाम था एन एपिटैफ, क्या नाम था, एन एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट, ये पूरा नाम था, यही फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यही होगा, और वही से भी यही है। हाउ मेनी ईयर्स डिड मिल्टन लिव एट हॉल्टन बर्कशायर लंदन, वो कितने आपको कितने साल के लिए जानते हैं, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 6 ईयर्स, योर ऑप्शंस आर हियर एंड आंसर इज दिस। भाई आपको सभी को पता है 1632 से लेके 1637 तक, अगर इसको काउंट करेंगे वैसे तो 6 साल हो जाएगा, 32 को काउंट करना है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, तो आप 6 ईयर्स हो सकता है। हाँ 32 को काउंट करना है, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मिल्टन कंपोज्ड अ मास्क फॉर नोबल पेट्रन्स, अपने फ्रेंड्स के सामने और ब्रिज वाटर के सामने, कनेक्शन आप समझ ही गए मल, कनेक्शन ऑफ द इगर्टन फैमिली परफॉर्म्ड इन इतना, नेम ऑफ द मास्क, क्या नाम था, मास्क का नाम क्या था, लिसिडस, क्या बात है, लिसिडस था, वो तो पेस्टोरल एलिजी है, कोमस, अर्केड्स, और ये नन ऑफ दीज। तो आपको अब तो पता ही चल गया ऑप्शन क्या है, मुझे क्या बताना है। तो योर ऑप्शन इज ओके, दिस इज कोमस, वेरी गुड। मिल्टन रोज प्रोज ट्रैक्ट अगेंस्ट, मिल्टन जो है प्रोज ट्रैक्ट किसके खिलाफ लिखते थे, जो सिविल वार के खिलाफ, अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, एपिस्कोपेसी के खिलाफ। तो योर ऑप्शन, योर करेक्ट ऑप्शन इज एपिस्कोपेसी, क्योंकि ये जो द ऑफिस ऑफ बिशप एंड चर्चेज के खिलाफ उन्होंने लिखा है इस तरीके से, तो आप ही कह सकते। व्हाट वाज द एज ऑफ मैरी पावेल व्हेन शी मैरिड मिल्टन, जब उसने मिल्टन से मैरी किया तो मैरी पावेल की एज क्या थी, तो भाई 1642 में शादी करी थी ना, तो क्या था, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, कहीं कहीं 17 साल मिलता है, लेकिन
मैं मानूंगा कि ये 16 साल है। और मैंने अपनी बुक में जिनके पास मेरी बुक है उसमें मैंने 1643 लिखा है, 4343, उसको रेक्टिफाई करके 1642 कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने सोर्सेज ढूंढे थे तो मुझे उस तरीके से मिले थे। बाद में ऑथेंटिक सोर्स जो ऑक्सफर्ड का है वो 1642 मानता है, तो आप उसको जा सकते हैं। तो ये 16 ईयर्स है, आप 16 ईयर्स करिए, ठीक है। कहीं आपको 17 मिलता है तो आप अपना जानिए, लेकिन जो मैं ऑथेंटिकली मैं कह रहा हूँ उस 16 ईयर्स ही है। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, अब आयोग भी तो अंट संट मान लेता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट वॉज रिटन इन, ये भी पता है उनकी फांसी के बाद, आप समझ रहे हैं 16 कब आया था, 1645, 1647, 1651। अब आंसर तो मैंने एनसर्किल कर दिया था, तो आप वैसे भी जान गए। तो कुछ चीज़ें एनसर्किल हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। साहब देखते हैं क्या है हमारे पास। What was the age of मिल्टन थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसल? बाप रे, एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब वो ये जो थे 1663 में मान लो शादी करते हैं, तब उस समय इनकी एज लगभग 55 साल रही होगी। और उसकी जो लड़की की एज कितनी थी, कितना, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल। तो वो एज जो थी उसकी 24 साल थी, और 1727 में जाके ये मरी हैं। तो आप समझ लो कि 1674 में ये मर गए मिल्टन साहब, मतलब 26 साल ये और 27 साल ये, मतलब 53 साल मिल्टन के मर जाने के 53 साल बाद तक उनकी पत्नी जिंदा रही। बाप रे, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल था जो आपको बता दे रहा हूँ। एक पैसेज है, आपको पैसेज आपको पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि पैसेज से सवाल आएंगे। ध्यान रहे, एक और बात है, रिपीट, जरूरी नहीं कि पैसेज ही आए, आपको पोइट्री वाला स्टैंजा फॉर्म में भी आ सकता है, उसको देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर रियली बिगेन लॉन्ग बिफोर मैन लर्न टू राइट, मतलब मानव जाति का लिटरेचर का इतिहास मानव के लिखने पढ़ने से पहले जब सीखा था, उससे पहले शुरू हुआ। डांसिंग वॉज द अर्लीस्ट ऑफ आर्ट्स, सभी कलाओं में सबसे पहले डांसिंग था। मैन डांस फॉर द जॉय राउंड हिज प्रिमिटिव कैंप फायर आफ्टर द डिफीट एंड स्लॉटर ऑफ हिज एनिमी. He yelled and shouted as he danced, and gradually the yells and shouts became coherent and caught the measure of the dance, and thus the first war song was sung. Or as the idea of God developed, prayers were framed. The songs and prayers became traditional. अच्छा, एक बात बता दूं, जब आप लोग पैसेज हल कर रहे होते हैं ना, पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए, पहले पैसेज मत पढ़ा करिए। ये मेरी अपनी टेक्निक थी, और मुझे लगता है जब मैं अरबी वालों को भी पढ़ाता हूँ, कैट वालों को भी पढ़ाता हूँ, कभी कभी मेरे बैच पहले लगते थे, तो एक मतलब मुझे लगता है मैंने 12-15 बैच पढ़ाए हैं कैट और MBA के, उसमें काफ़ी सफल भी रहे हैं। तो उसमें जो मैं टेक्निक जो देता हूँ RC पढ़ने का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें मेरा सबसे पहला टेक्निक ही यही है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न पढ़िए मत। और क्वेश्चन, आपको टाइम ना रहे तो सिर्फ क्वेश्चन को जो सबसे पॉजिटिव आंसर दे वही आपका आंसर है, और 99% केसेज में यही रहता है। तो द सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स बिकेम ट्रेडिशनल एंड वर रिपीटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ईच जनरेशन एडिंग समथिंग इट्स ओन। हर पीढ़ी अपना कुछ और बना देती थी, आल्हा टाइप का आप कह सकते हैं। एज मैन स्लोली ग्रू मोर सिविलाइज, जैसे व्यक्ति धीरे धीरे अधिक सभ्य हुआ, ही वॉज कंपेल्ड टू इन्वेंट सम मेथड ऑफ राइटिंग बाय द अर्जेंट नेसेसिटीज, जरूरत बस उसने मतलब मेथड ऑफ राइटिंग डेवलप किए। देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट इट वाज डेंजरस टू फॉरगेट एंड व्हिच देयरफॉर हैड टू बी रिकॉर्डेड. इट वाज ऑफन नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद पर्सन्स who were some distance away, and it was necessary to protect one property. यहाँ ये वाला one's property होगा, ये टाइपो हो गया भाई साहब, कितना पढ़ने के बाद भी. To protect one's property by making tools, cattle and so on in some distinctive manner. So man taught himself to write, and having learned to write purely for utilitarian reasons, he used this new method for preserving his war song and his prayer. Of course, among these ancient people, there were only very few individuals who learned to write, and only a few could read what was written. So this was the passage. You can have a screenshot. Yeah, I'm just letting you have a screenshot. इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो अब बिफोर मैन इन्वेंटेड राइटिंग, आपके पास ऑप्शन है। अब इसको तो ऐसे बिना पैसे, अगर टाइम ना रहे, बिफोर मैन इन्वेंटेड राइटिंग, राइटिंग का इन्वेंशन होने से पहले आदमी जो था,
जो आदमी ने राइटिंग का मतलब इन्वेंट किया उसके पहले लिटरेचर वॉज पास्ड ऑन बाय वर्ड ऑफ माउथ, प्रेयर्स वर कंसिडर्ड लिटरेचर, लिटरेचर वॉज जस्ट डांसिंग एंड सिंगिंग, देयर वॉज नो लिटरेचर। नहीं, लिटरेचर तो था ना, आप कैसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं तो ये लिटरेचर वॉज जस्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, क्योंकि ये डांसिंग सबसे बड़ा आर्ट था, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एज फॉर एज वॉर सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स ईच जनरेशन, क्या हर जनरेशन अपना कुछ ना कुछ ऐड करती रही है, ये आप जानते ही हैं, तो आल्हा टाइप का था, तो ये आपको पता ही हो गया। फर्स्ट वॉर सॉन्ग कैसे आया, तो वो तो मतलब ऐसे ही आ गया था, कोई कारण थोड़ी था, ठीक है, आप पैसेज पढ़ेंगे तो द फर्स्ट वॉर सॉन्ग वॉज इंस्पायर्ड बाई गॉड, डेवलप स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो गया भाई। वैसे द वॉर सॉन्ग इवॉल्व आउट ऑफ, जो वॉर सॉन्ग हुआ वो कैसे इवॉल्व हुआ भाई, डांसिंग के साथ वो लोग चिल्लाते उल्लाते थे, देयर वॉज नो लिटरेचर, आर्टिस्टिक एलिंग एंड साउटिंग से हुआ, तो आप इस तरीके से कह सकते थे। मैन इन्वेंटेड राइटिंग बिकॉज ही वांटेड, मैंने राइटिंग इन्वेंट किया क्योंकि कोई भूल जा रहा था, इसलिए उसे याद करने के लिए रिकॉर्ड करना था। टू रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट इज द करेक्ट आंसर, टू बी आर्टिस्टिक, टू राइट वॉर सॉन्ग, टू राइट लिटरेचर, ये था। द वर्ड मेजर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेज मीन्स, जो कॉन्टेक्स्ट में जो मेजर शब्द आया है उसका मतलब क्या, वेट है, साइज है, क्वांटिटी है, रिदम है। जब डांस वॉन्स की बात होगी तो रिदम ही रहेगा भाई, तो रिदम हो गया। हाँ, अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, चूज द बेस्ट एक्सप्रेशन विच फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स विच कन्वे मोर और लेस द सेम मीनिंग। अब भाई एजुवेंट होता है, एजुवेंट का मतलब होता है ऑन आर टूवर्ड द रेयर ऑफ अ शिप, को कॉन्स्पिरेटर और पार्टनर, हाँ, सप्लीमेंट्री, अ मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन इज सप्लीमेंट्री। दरअसल क्या होता है, वैक्सीन को कुछ प्रमोट करने के लिए, जैसे कोई इंजेक्शन वगैरह लग रहा है, एंटीजन का काम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक सप्लीमेंट्री के रूप में दिया जाता है, तो उसे एजुवेंट कहते हैं। हालांकि बायोलॉजी ये मेडिकल टर्म है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडजुटेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका एक आर्मी ऑफिसर होता है जो हेल्पिंग ऑफिसर होता है, वो आर्मी का नेवी में होता है, नॉट आर्मी सॉरी नेवी में होता है। को कॉन्स्पिरेटर या पार्टनर जो होता है उसे कोहार्ट बोलते हैं, ये आपको बताया गया है। अब मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा हूँ ना, एक्सप्लेन तो करने के लिए वक्त बहुत आएगा। मिक्सचर और कॉम्बिनेशन इज मेलांज कहा जाता है। एम्पुटेट का मतलब क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है, योर ऑप्शंस आर दिस। एम्पुटेट का मतलब ज्वाइनिंग एसोसिएटेड विद, ज्वाइनिंग आर एसोसिएटेड विद, कट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, सेवर का भी मतलब हुआ अलग कर देना काट के। एनालाइज, इवेलुएट, एबल टू वॉक। एम्पुटेट का क्या मतलब होता है, आपके ऑप्शन, आपके चारों ऑप्शन हैं, आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर है। आपका आंसर है टू कट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, एम्पुटेट करना ऑपरेशन की, जब क्या कहते हैं, कभी कभी इन्फेक्शन फैलने लगता है, डॉक्टर को बॉडी को या पैर को एम्पुटेट करना पड़ता है। एबल टू वॉक का मतलब एम्बुलेट होगा, हाँ, तो एम्पुटेट से और एम्बुलेट में कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और मैं अब इसको जूम करता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास टूलेशन और मेक ईजियर, किसी चीज़ को लेस करना या ईजियर करना, तो क्या है हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शंस आर टूलेशन और मेक ईजियर, एनाफाइलैक्सिस, एनालॉजी, कॉन्जॉइन, एलिवेट। अब लेसन या शांत करना, एलिवेट करना, कम करना, तो एलिवेट करना हो जाएगा। कॉन्जॉइन का मतलब टू जॉइन टुगेदर, साथ में करना। एनाफाइलैक्सिस एक प्रकार का कुछ खा लेने से या कुछ छू लेने से आदमी को बहुत रिएक्शन हो जाता है, हाँ, जैसे कुछ लोगों को पाइनएप्पल खा लेते हैं तो उनको बुखार हो जाता है, तो आई माई सेल्फ आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज। जब भी पाइनएप्पल खाया कभी तो बुखार शाम को ज़रूर हुआ, तो कारण समझ में नहीं आया, तो आई स्टॉप ईटिंग, नाउ आई एम ओके। एनालॉजी का मतलब, एनालॉजी सिमिलरिटी होती है, आप कंपैरिजन होता है, आप कह सकते हैं। कॉनंड्रम क्या है, आपके पास ऑप्शन है, एन एनिमी और फो, क्या ये दो ऑप्शन क्यों डाल दिया भाई, एन एनिमी और फो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, सेट असाइड और डेजिग्नेट, ये डेजिग्नेट है या हटा दीजिए, सेट असाइड हटा दीजिए, ये टाइपो है, जो टाइपो रहेगा मैं बता देता हूँ, परेशान मत होइए। इधर मतलब कई हॉच वॉच करते हैं ना, जब वो रैंडम करते हैं, क्लिक करते हैं इधर को उधर हो जाता है, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉनंड्रम और पजल और रिडल, तो दो कर दिए हैं, तो आपका सही आंसर है, योर करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज पजल और रिडल। सेट असाइड अलग थलग करना, डेजिग्नेट नामित करना, हालांकि डेजिग्नेट इसमें बेवजह आ गया है। हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है, एनिमी ऑफ हो जानते हैं। कॉनंड्रम का मतलब जिंदगी कैसी पहेली, कोई तो बताए। बेसमर्च का मतलब क्या होता है, बेसमर्च का मतलब होता है टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस, टू टार्निश और स्टिग्मेटाइज,
अब्रप्ट इन मैनर और स्पीच, हैपनिंग एंड एंडिंग अनएक्सपेक्टेडली। तो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है, यू हैव 4 ऑप्शंस। योर आंसर इज दिस, योर आंसर इज टू टार्निश और स्टिग्मेटाइज, बेस्मर्च करना, इमेज को खराब करना, ठीक है, कलंक लगाना, नो, टू कैलमनाइज करना आप कहते हैं, ठीक है। तो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड्स और फ्रेज दैट इज मोस्ट क्लोजली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड। ये जो पोजीशन है, पोजीशन नहीं भाई, पहली बात तो प्री पोजीशन है। प्री पोजीशन का मतलब क्या होता है वो भी आप जो जानना है, और इसका एंटोनिम देना है। तो पहले अब आप जानो, मैं तो बताऊंगा। प्री पोजीशन के लिए एंटोनिम नॉस्टैल्जिक होता है, जिसका मतलब होम सिकनेस होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बहुत ही मतलब आत्मकेंद्रित हो, सेल्फिश जो आप कह सकते हैं। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। अनएट्रैक्टिव का मतलब होता है अनाकर्षक, जो आकर्षक ना हो। तो प्री पोजीशन का मतलब क्या होगा, प्री पोजीशन का मतलब होता है एक प्रकार से, प्री पोजीशन का मतलब होता है अपीलिंग जो हो, अट्रैक्टिव हो। और अट्रैक्टिव या अपीलिंग जो होगा उसका एंटोनिम क्या होगा, अनअट्रैक्टिव। दिस वाज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको चारों चीज़ें बता दी गई। इंपीरियसनेस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपके पास इसका एंटोनिम देना है। इंपीरियसनेस के लिए पोलाइटनेस है, मैग्निफिकेशन है, फ्रूइशन है, अफर्मेशन है। तो पोलाइटनेस का मतलब मीकनेस, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, विनम्रता होती है। मैग्निफिकेशन का विस्तार होता है, मैग्नीफाई करना। अफर्मेशन स्वीकृति होती है। फ्रूइशन का मतलब सिद्धि होती है, कोई काम मतलब एकदम सही हो जाए। तो इंपीरियसनेस का मतलब होता है घमंड होता है, मतलब हॉटीनेस होता है। तो इसका विलोम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग पोलाइटनेस। सो कीप चेकिंग योर सेल्फ वेयर एक्चुअली यू स्टैंड। ये कहीं से कट पेस्ट नहीं किया गया है कि यहाँ से 4 क्वेश्चन ले लिया, वहाँ से 4 क्वेश्चन ले लिया। चुनिंदा क्वेश्चन बनाए गए हैं आपको, समझ रहे हैं कि नहीं, अप टू द मार्क। इसका नाम है क्लोन, टीजीटी क्लोन। टीजीटी क्लोन नाम जानबूझ के दिया गया है। क्लोन कहीं सिम से फंस गया तब क्या करोगे। और पैरोकियल का मतलब क्या होता है, प्लिथोरा ऑफ टाइम्स आई माइट हैव टोल्ड यू। पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब आपको पता है साहब। पैरोकियल के लिए आपके पास एंटोनिम देना है, ओपन माइंडेड, टेम्पररी, इररेलेवेंट एंड डिसइंक्लाइनेशन। आपके पास ये ऑप्शन है, तो इसका एंटोनिम देना है। पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड। अब आप तो समझ गए, अब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नैरो माइंडेड, और नैरो माइंडेड के लिए एंटोनिम हो जाएगा ओपन माइंडेड। टेम्पररी, अस्थायी, डिसइंक्लाइनेशन, जो रुझान ना हो। इररेलेवेंट, गैर तर्क मतलब बिना तर्क संगत जो हो, अप्रासंगिक जो हो। मेंडेसस, मेंडेसस का मतलब क्या होता है आपको बताना है, उसका एंटोनिम। ट्रूथफुल, फुली एक्सप्लेन्ड का मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लेन। अनकॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। फीबल, कमज़ोर हो। तो यार अब मेंडेशन के लिए ट्रूथफुल, सत्य। मेंडेसस का मतलब होता है एकदम मिथ्या, झूठ। तो उसके लिए आपका एंटोनिम हो जाएगा ट्रूथफुल। बाकी आप जानते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, हैमलेट इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब टाल मटोल करना होता है। टू टीच आप जानते हैं, टू बी प्रॉम्प्ट, तत्पर रहना। टू हेल्प अदर्स जानते हैं। टू एडजुडिकेट का मतलब होता है टू पास जजमेंट अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ के खिलाफ जजमेंट पास करना। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग टाल मटोल करना या डेली डेली करने के लिए टू बी प्रॉम्प्ट एंटोनिम हो जाएगा। विच बुक बाय विलियम शेक्सपियर इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। यहाँ सेमी और ऑटोबायोग्राफिकल के बीच स्पेस रहेगा। कौन सा है अभी भी बताने की जरूरत है भाई। द प्रिलूड है, द बॉर्डरर्स है, द ओनली ट्रेजेडी रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बताना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा तब यार आपको कुछ ज़रूरत है अच्छे से ट्रेनिंग लेने की। प्रिलूड, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, आप जानते हैं इसका नाम है। कितने बुक में है ये आपको बताना है। प्रिलूड के मतलब दरअसल क्या है कि, चलिए आगे आएगा फिर बताऊंगा। बहुत ज़्यादा बता देता हूँ तो आप लोग गड़बड़ा जाते हो। डॉरथी वर्ड्सवर्थ, सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, वाज बाय प्रोफेशन। क्या थी वो, प्रोफेशन से जर्नलिस्ट थी। अब ये तो भाई आप लोग बताइएगा। डायरिस्ट थी, पोइटेस थी, ना कवि की बहन कवित्री तो हो ही सकती है। तो लेकिन आपके पास आंसर है, योर ऑप्शंस आर दिस एंड योर आंसर इज दिस। डायरिस्ट थी वो, ठीक है। शी वाज अ डायरिस्ट। आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ मदर, वर्ड्सवर्थ की माँ के मर जाने के बाद, ही वॉज सेंट टू हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल एट द एज ऑफ 8 years, जो एडिशनल जानकारी थी। विच वॉज सिचुएटेड एट, जो स्थिर था, कहाँ पर स्थित था, विच वॉज सिचुएटेड एट वॉरविकशायर, ये वॉरविकशायर होना चाहिए, गलत है, लैंकाशायर एंड यॉर्कशायर। तो योर ऑप्शंस आर दिस,
एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज लैंकाशायर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। दरअसल आप ये कह सकते हैं लैंकाशायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल की उम्र में वो यहाँ पर गए थे। ठीक है। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन विच ईयर? वर्ड्सवर्थ ने अपना डेब्यू किस साल बनाया था एज अ राइटर? 1787, 1786, 87, 1785 और 1789। अब कहोगे सर मेरा वाला तो आंसर ही नहीं है इसमें, तो इट इज़ 1787। दरअसल क्या हुआ कि ये एक सोनेट पब्लिश किए थे यूरोपियन मैगजीन में, और उसी के बाद इस 1791 में ये अपनी बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं, और 1787 में उन्होंने एक सोनेट यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश किया था, ये आप कह सकते हैं। तो ये आप उनका है। विच वर्क इज कॉल्ड द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक एक्सोटिसिज्म? क्या बात है। अब ये भी थोड़ा सा एक्सोटिसिज्म पढ़ा दिया तो आप बढ़ गए। राइम ऑफ द एंसेंट मर्नर होता नहीं, प्रिलूड होता नहीं, रिक्लूज तो अधूरा है। हाँ, ये है। ठीक है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज़ द करेक्ट आंसर। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स की कुछ बातें बता दूं। एक तो 1798 में आया। ठीक है। फिर उनका नाम सहित आया 1800 में आया ना, और फिर 1802 में आया जो एक्सटेंडेड वर्जन था। इसी में उन्होंने एक पोएटिक डिक्शन का चैप्टर ऐड कर दिया, और एक फाइनल वर्जन आया था 1805 में। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी थी, बता देना हूँ, नहीं तो कहोगे 125 से बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। इन द ईयर 1795 विलियम वर्ड्सवर्थ मेट सैमुअल टेलर कॉलरिज। कहाँ पर मिले थे भैया? समरसेट में मिले थे। अल्फॉक्सडेन, लैंकाशायर, नन ऑफ दीज। तो वो कहाँ मिले थे? अब आपके पास ऑप्शन है। योर ऑप्शन शार बिफोर यू एंड नाउ योर आंसर इज दिस, समरसेट। ठीक है, इट वॉज समरसेट। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इन विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ लिस्टेड हिमसेल्फ एज ऑथर ऑफ द बुक? अब आपको तो अभी भी तो बताया यार, 1798 में आई थी, 1800, 1805, 1802, सारे क्रम तो बता ही दिए हैं। ये चारों आए थे और उन्होंने अपना नाम इस एडिशन में एडमिट किया, मतलब लिस्टेड किया था, और इसमें उन्होंने एक पोएटिक डिक्शन वाला चैप्टर ऐड किया था। फाइनली इतने में आया था। द फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश इन विच ईयर? अब ये भी बताना पड़ेगा, ये तो नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बता दिया हूँ। द ओनली प्ले बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द बॉर्डर्स, 1795, a worst tragedy is set during the reign of, किसके दौरान लिखा गया? हेनरी फर्स्ट, हेनरी सेकेंड, हेनरी फोर्थ, हेनरी थर्ड। योर ऑप्शंस आर बिफोर यू एंड योर आंसर इज दिस वन, हेनरी थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दरअसल बहुत बूढ़े थे, उन्होंने कहा आई एम टू ओल्ड टू हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, बस आप स्वीकार कर लीजिए। तो कौन से? वो रॉबर्ट ग्रीन थे, वो रॉबर्ट नॉर्टन थे, रॉबर्ट पील थे, या नॉन ऑफ दिस थे। तो योर ऑप्शंस आर दिस। किसके कहने पर उन्होंने लिया था? पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया था। हाँ, तो ये 1843 की बात है। तो ये रॉबर्ट पील है। दिस इज रॉबर्ट पील, राइट। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेज। अप्रोप्रिएट वर्ड को आपको ढूंढना है। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। असाध्य रोगों से एकदम छुटकारा पाने के लिए एकदम पेनलेस डेथ दिया जाता है कुछ लोगों को। कुछ कंट्री ने इसको लीगल मान लिया है, नीदरलैंड वगैरह में लीगल है, कनाडा में भी लीगल है, ऑस्ट्रिया में भी लीगल है। तो कुछ लोगों ने इसको लीगल माना कि आदमी जब दर्द में करा रहा हो तो उसे पर्टिकुलर इंजेक्शन देके मारा जा सकता है, कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है। और एक कॉन्सेप्ट सही भी लग रहा है मुझे, हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप लोगों की भावनाएं आहत हों तो पार्डन माई फ्रेंच। ठीक है, तो सुसाइड क्या होता है? किलिंग योर सेल्फ। यूफोरिया, ओवर बीइंग इन अ स्टेट ऑफ ओवर जॉय, जैसे सौरव गांगुली की तरह टी शर्ट उतार देना लॉर्ड्स के मैदान में। हाँ, क्या जलवा था भाई, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। आई लव सौरव गांगुली, बट आई डोंट लव नगमा। ठीक है। यूफोरिया होता है। कैलस का मतलब बहुत क्रूएल होता है। यूथेनेशिया इज़ द कॉन्सेप्ट। यूथेनेशिया जो है कई कंट्रीज़ में लीगल है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड भी है। तो यूथेनेशिया की बात अगर आप करें, जॉन कीट्स ने भी करी है, मिडनाइट डेथ विश की बात करते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अ मैन ऑफ लैक्स मोरल जो होता है,
लैक्स मोरल वाला जो होता है, चरित्रहीन व्यक्ति जो कहने का मतलब होता है, उसे क्या कहते हैं? रफियन, लाइसेंसस, बैगवैंड, पायरेट। अब पायरेट तो आप जानते हो समुद्री लुटेरे, आपको हेमलेट याद आ गया होगा। एंड रफियन का मतलब होता है बदमाश, जिसको आप कहें ठग। हाँ, हिंदी में भी ठग, अंग्रेजी में भी ठग। लाइसेंसेस का मतलब होता है इमोरल, डिसोल्यूट जो होता है, डिसोल्यूट आपके जो डिसोल्यूट जो होता है उसे लंपट कहते हैं। यही तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लाइसेंसेस। सो यू मस्ट बी नोइंग दिस। टू काज ट्रूप्स एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, सेना को एकदम फैला देना और जो लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो। अलाइन करना, कोलोकेट करना, हाँ, डिस्पर्स करना, डिप्लॉय करना। सो दीज आर द ऑप्शन एंड योर आंसर इज डिप्लॉय। आर्मी पर्सनल्स हैव बीन डिप्लॉयड देयर इन राजौरी सेक्टर, ऐसे बोलते ना, न्यूज आप पढ़ते। कोलोकेट का मतलब होता है टू अरेंज इन ऑर्डर, प्लेस या टू लोकेट इन ऑर्डर। डिस्पर्स, आप स्कूल का डिस्पर्सिंग टाइम होता है। डिस्पर्स मेडिटेशन की बात अब आपको उनको बताया गया है। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, जो पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्री के साम्राज्य को विस्तार करने की पॉलिसी क्या कहती है? इंपीरियलिज्म कहलाती है, कैपिटलिज्म कहलाती है, कम्युनिज्म कहलाती है, इंटरनेशनलिज्म कहलाती है। तो योर ऑप्शंस आर दिस एंड योर आंसर इज दिस, इंपीरियलिज्म। ठीक है, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म इस बात को नहीं मानता है, वो क्या कहता है? सबवर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। जो पोस्ट कॉलोनियलिस्ट राइटर्स होते हैं, दे सबवर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, दे ब्रेक द सुप्रीमेसी ऑफ यूरोसेंट्रिसिटी। चलिए भाई, लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, जिसमें क्या कहते हैं? ऐसी लॉटरी जिसमें कोई आर्टिकल मिलता है वो टिकट के माध्यम से। ऑक्शन, राफेल, ट्रांजिट, ऑडिट। तो योर ऑप्शंस आर बिफोर यू एंड योर करेक्ट आंसर इज नो, करेक्ट आंसर इज दिस, राफेल। ठीक है। ये केबीसी चल रहा है, आप इस केबीसी को देख सकते हैं, बढ़िया से देख सकते हैं। हमारे पास अब ये हमारा PQRS का सिस्टम है, हमारे पास PQRS है। तो क्या है ये यहाँ PQRS? had beloved quite well he found when the father came home while he was away the children। तो इसमें आपको ऑप्शन में जोड़ना है, कौन कौन सा जोड़ना है? सबसे पहले आपको कौन सा करना है? सबसे पहले आर करेंगे। क्या? when the father came home, आर करेंगे, फिर क्यू करेंगे। when the father came home he found, when the father, तो आपके ऑप्शन तो यहाँ पर है ही, ये साथ में दिख नहीं रहा ना, इसको छोटा सा मैं कर दूँ। हाँ, when the ये had beloved quite well, तो ये आपका ऑप्शन है RQPTS, तो और QTPR। तो आपको पहले से पता चल गया आर ही रहेगा, आर पहले रहेगा, तो ऑप्शन आपका यही है। क्या होगा? ये होगा when the father came home he found, उसके बाद that the children, उसके बाद had beloved quite well while he was away। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। वो जूम करना पड़ा इसलिए सॉरी, उसको करना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू डिस्कस द इंट्रेंसिक द लिंग्विस्टिक स्पेस इज श्रिंकिंग इन इंडिया एंड लैंग्वेज रिसोर्सेज माइट ड्राई अप, ही फील्स दैट। ऐसा कौन लगता है? तो इसमें थोड़ा सा ये सेंटेंस एक प्रकार से कंप्लीट भी नहीं है, बट इसमें आपको जोड़ना है तो सही आपको रखना है। आपके पास ऑप्शन है SQRP, आपके पास ऑप्शन है SQRP, हाँ, आपके पास ऑप्शन है SQRP, SRQP, PQR एंड SRPQ। तो करेक्ट आंसर इज क्या है? करेक्ट आंसर इज, पहले बात तो देखना शुरू किससे होना है, ही फील्स दैट, उसे लगता है, द लिंग्विस्टिक पेस इज सिंकिंग इन इंडिया एंड लैंग्वेज रिसोर्सेज माइट ड्राई अप ड्यू टू डिस्कस। तो ड्यू टू डिस्कशन होना चाहिए था, वो टाइपो है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, और ये आपका आंसर यहाँ पर यही सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन यहाँ पर है, प्रोडक्शन एंड कंजंक्शन ऑफ ऑयल गैस एंड कोल विल प्ले अ लेस इंपॉर्टेंट रोल, विल इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज अप टू 2020। ये तो बीत गया है, अब यहाँ 2050 कर देना चाहिए था मुझे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है PRQS, आपके ऑप्शन है RSPQ, आपके ऑप्शन है QRSP एंड SPQR। योर ऑप्शंस आर दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज
अब आपको करेक्ट आंसर इसमें थोड़ा समय ज़्यादा दे रहा हूँ, उसका कारण है। तो हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ऑयल गैस, उसके बाद आर करेंगे। पहले पी रहेगा फिर आर करेगा। अब देखिए पी आर किस में है, तो पी आर सिर्फ इसी में है, तो उसका मतलब क्यू एस हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस में सही है, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत, पी आर क्यू एस रहेगा। ठीक है, ये है, हो गया। दैट इज कैपिटल अ वाइट फेस स्टोनी हर्टेड मॉन्स्टर, दिस लाइन वॉज अटर्ड बाई, ये स्ट्राइफ की लाइन है, आपको पता है, हाँ, स्ट्राइफ की लाइन है। और ये कौन कहता है, रॉबर्ट्स कहता है, इट वॉज सेड बाई रॉबर्ट्स। ठीक है, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूइशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड, क्या बात है, मोहब्बत कभी अपने चरम पे नहीं आ सकता जब तक कि बर्बाद ना हो जाए, क्या बात है ऐसे। हाँ, लैला मजनू सीरी फरहान को देखिए। लाइन्स ऑकर्ड इन विच प्ले ऑफ गलजोर्दी की किस प्ले की लाइन है, तो ये गलजोर्दी की किस प्ले की लाइन है आपको बतानी है। अब ये लाइन वाइन वाले डिस्टर्ब करेंगे आपको, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। और कितना गलजोर्दी से कितना सवाल आएगा, 5-7 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना आएगा, तो 5-7 तो आप कर लेंगे, 5-7 तो आप कर ही लेंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या करूं भाई, गलजोर्दी के बारे में मैं भी उतना जानता हूं जितना आप जानते हैं। ठीक है, जस्टिस इन चांसरी फ्रेटर्निटी नन ऑफ द अबव एंड योर आंसर इज फ्रेटर्निटी। ठीक है, दिस इज योर आंसर इज फ्रेटर्निटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। क्रिस्टोफर वेल्विन इज अ कैरेक्टर इन गलजोर्दीज प्ले, नेम ऑफ द प्ले। क्रिस्टोफर वेल्विन जो है ये किस मतलब प्ले का कैरेक्टर है, आपको ये बताना है। योर ऑप्शन ऑफ द फिजन, विंडोज, द एल्डेस्ट सन, लॉयल्टीज। अब आपको पता है योर ऑप्शंस आर दिस एंड करेक्ट आंसर इज दिस, द पिजन। ठीक है, नेक्स्ट, द शो इज अ प्ले रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी इन विच ईयर, शो किस साल लिखा गया था ये आपको बताना है। इट वॉज 1924, 1927, 1925, 1929 and the correct answer is 1925. स्ट्राइफ इज अ प्ले बाय गाल्सवर्दी, हालांकि ये 1909 में था, ये लिखा 7 में था, ये बात भी सही है। तो यहाँ लिखने से मतलब आप समझिए, स्ट्राइफ इज अ प्ले रिटन बाय गाल्सवर्दी, ये रिटन 1907 में लिखा गया था, लेकिन आप वो पब्लिश और परफॉर्मेंस वाला ये 1909 का है, तो आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्ट्राइफ इज अ प्ले रिटन बाय गाल्सवर्दी इन इतना, इन हाउ मेनी एक्ट्स, कितने एक्ट्स हैं ये आपको बताना है। तो 1 एक्ट तो है नहीं इसमें, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या 1 एक्ट नहीं है, 2 एक्ट्स है, 3 एक्ट्स है, 4 एक्ट्स है, 5 एक्ट्स है। तो हमारा ये इट वाज रिटन इन 3 एक्ट्स, ये आपको पता है, आसान सा सवाल है, और आसान सवाल भी आपको फंसा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट इज अ प्ले रिटन बाय गाल्सवर्दी इन हाउ मेनी एक्ट्स। दरअसल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फर्स्ट एंड लास्ट इज अ प्ले रिटन बाय गाल्सवर्दी इन हाउ मेनी एक्ट्स, तो इट इज़ रिटन इन 1 एक्ट, 2 एक्ट, 4 एक्ट, 3 एक्ट। सो इट इज़ रिटन इन 1 एक्ट। और इसमें अ ड्रामा इन 3 सीन, इसको एक प्रकार का अ ड्रामा इन 3 सीन भी कहा जाता है। अ ड्रामा इन 3 सीन। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा रिकॉर्ड करने में, हो सकता है 10 बजे करेक्ट ना दे पाऊँ, तो आप लोग परेशान। द वेल्स ऑफ पीस 1921 रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी इज क्या है, बेल्स ऑफ पीस क्या 1 एक्ट प्ले है, पोएम है, फिक्शन है, और नन ऑफ दीज है, इट इज़ अ पोएम माय डियर। अ साइलेंट टूइंग क्या है, एक इंटरल्यूड है, लेकिन इंटरल्यूड क्या है, वो कलेक्शन ऑफ, अब देखना है। अ साइलेंट टूइंग इज बाय जॉन गाल्सवर्दी प्ले, नॉवेल, ड्रामा इन 2 पार्ट्स, 1 एक्ट्स। तो अब यहाँ तो है नहीं, तो हम कहेंगे इसको एक नॉवेल है, क्योंकि वो जो है कलेक्शन ऑफ 9 नॉवेल था, फॉरसाइट क्रॉनिकल्स, उसी में ये भी शामिल था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था ये भी बताना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज अवार्डेड टू गाल्सवर्दी इन विच ईयर, इट वॉज अवार्डेड इन 1929, नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो। द प्रोफेशन ऑफ गाल्सवर्दी फादर, गाल्सवर्दी के पिता का प्रोफेशन क्या था, सॉलिसिटर थे, जनरल थे, स्क्रीवेनर थे, नन ऑफ दिस थे, ही वॉज अ सॉलिसिटर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस विद वंस बैक टू द वॉल, क्या बात है, वंस बैक टू द वॉल का मतलब चुनना है। इन अ डिस्परेट सिचुएशन, अ सीरियस रिप्राइजल, रिप्राइजल में फटकार, नन ऑफ दीज, एन ऑफिस वर्कर, एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज इन अ डिस्परेट सिचुएशन, बड़ी बुरी हालात में। थोड़ा क्विक करूँगा। हैव एन एल्बेट्रॉस राउंड वंस नेक, ये एंसेंट मैरिनर पढ़ी है तब भी आपको एल्बेट्रॉस याद हो गया होगा, और मुसीबतें हैं उसमें।
टू इंक्वायर, जांच पड़ताल करना, टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ, टू हैव अ बर्डन दैट पुट्स वन एट अ डिसएडवांटेज, एंड योर ऑप्शंस आर दिस एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. टू ट्रम्प अप अ चेंज, टू ट्रम्प अप अ चार्ज, सॉरी, टू ट्रम्प अप अ चार्ज मीन्स क्या होता है? टू falsely implicate a person, to put some unpleasant fact, to make one's mark. None of these, and your correct answer is to falsely implicate a person. गलत ढंग से किसी व्यक्ति को फंसाना. To warm the cockles of one's heart, क्या बात है? To please one greatly, no one at the side, to regain consciousness, and none of these, and your options are this. अ क्लोक एंड डैगर ऑपरेशन, मतलब आपको पता है ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन क्लोक एंड ड्रैगर में है, तो क्लोक एंड ड्रैगर मीन्स टू डिप्रेस समन, अ सीक्रेट ऑपरेशन, टू प्लीज वंस ग्रेटली, एंड नन ऑफ द दीज, एंड योर करेक्ट आंसर इज अ सीक्रेट ऑपरेशन. हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर? प्रीफेस टू शेक्सपियर वॉज रिटन बाई, जिसके भी द्वारा लिखा गया 1765 में लिखा गया, आपको बताना है. जेम्स स्लेडिंग, ग्रैनविल बार्कर, रॉय वॉकर, इनका नाम तो मैंने भी नहीं सुना है. तो सैमुअल जॉनसन थे, 1755 में इनकी डिक्शनरी आई थी, 1765 में प्रीफेस टू शेक्सपियर आया था. फियर ऑफ स्ट्रेंज पीपल इज कॉल्ड जेनोफोबिया, जेरोफोबिया, कैटसारिडाफोबिया. ओके, आई वॉज टेकिंग वाटर, सो क्या था मैं, एक मिनट, हाँ. Fear of strange people is called xenophobia, ablutophobia, catsaridiophobia, gerophobia. तो your options are this, and fear of strange people, न जाने कितनी बार मैंने बताया, लगभग फोबिया के बारे में तो मैंने लगभग पूरा फोबिया पढ़ा दिया आपको. हाँ, तो जेनोफोबिया है, इट इज़ जेनोफोबिया. एब्लूटोफोबिया का मतलब होता है नहाने से डर. कैटसारिडोफोबिया का लड़कियों को बीमारी रहती है, जो महिलाओं को कॉकरोच से डर जाती हैं, जो कॉकरोच से डरने की बीमारी इज कॉल्ड कैटसारिडोफोबिया. जेरोफोबिया मतलब वही ड्राइनेस. जेरोफ्थैल्मिया होता है, वो मैंने बताया, जब आप रोना चाहें और आंसू न निकले तो आप एक डिसऑर्डर होता है, दैट इज नोन एज जेरोफ्थैल्मिया. तो जेरोफ्थैल्मिया मतलब ड्राइनेस से है, फियर फ्रॉम ड्राइनेस. वन हु वॉक्स लाइक वन हु लाइक्स वर्किंग टू हार्ड, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वन हु लाइक्स वर्किंग टू हार्ड, जो बहुत कठिन परिश्रम करना पसंद करता है, उसको वंडर किंड पढ़ा जाता है, वंडर काइंड नहीं पढ़ा जाता. ऑप्शन बता रहा हूँ, ह्यूमन, जाइटगाइस्ट एंड वर्काहोलिक. तो जो काम करना पसंद करता है उसे क्या कहते हैं? वर्काहोलिक इन नेचर. आप अपना इंटरव्यू में बताते हैं सर आई एम वर्काहोलिक इन नेचर, तो इट इज़ वर्काहोलिक इन नेचर. वंडर किंड का मतलब होता है एक कम उम्र में बहुत ज़्यादा सफल बच्चा हो जाए तो उसे वंडर किंड कहते हैं. ये वंडर काइंड अंग्रेजी का शब्द नहीं है. वंडर किंड स्पेलिंग तो WO नहीं है, WU है. वंडर किंड है. वंडर किंड का मतलब कम उम्र का, जैसे चाणक्य, जो कौटिल्य नाम का लड़का था, इस तरीके का. तो वंडर किंड, इसका प्लूरल होगा वंडर किंडर, प्लूरल वंडर किंडर हो जाएगा. खैर उसकी जानकारी जो ह्यूमन क्या होता है, एक ऑफिशियल रैंक होती है, और एक प्रकार का फार्मर भी होता है. हाँ, तो US में एक रैंक होती है, तो ह्यूमन सर्विस होती है, अच्छी सर्विस. जाइटगाइस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द एज, आपको बताया गया है. पीपल दैट स्टडी फिश, जो मछलियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है जिद. स्टबर्नेस होता है, जो अब्ड्यूरेसी होती है. इनवल्नरेबल आपको पता है, जो खतरे से बाहर हो. इस्थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है मछली का अध्ययन करने वाला. नन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन तो ये हो ही गया, देखते ही बता दिए. फॉरेन एक्सप्रेशन टेट अ टेट का मतलब क्या होता है? टेट अ टेट मीन्स क्या होता है डियर? क्लोज कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, एवरीबॉडी ऑफ इंपॉर्टेंस, इंस्टिंक्टिव एबिलिटी टू अप्रोप्रिएबल, टू एक्ट अप्रोप्रिएबली होना चाहिए. ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन हाई पोजिशन, तो दिस इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड टेट अ टेट. नथेनियल इज अ कैरेक्टर इन, नथेनियल एक कैरेक्टर है. कहाँ की कैरेक्टर है आपको बताना है. नथेनियल इज अ कैरेक्टर इन टेमिंग ऑफ द श्रू, कॉमेडी ऑफ एरर्स, हेनरी VI, सिम्बेलिन. तो ये कहाँ की कैरेक्टर है? नथेनियल जो है टेमिंग श्रू की. जो पेट्रोसियो है, पेट्रोसियो के कई नौकर हैं, जोसेफ है, पीटर हैं, उसी में नथेनियल नाम का भी एक नौकर है. और टेमिंग ऑफ द श्रू जिसमें कैटरीना कैट नाम से है, इसमें उसकी एक बियांका नाम की एक मासूम और अच्छी महिला भी है. और इसकी श्रू कौन है? कैटरीना कैट है. ठीक है. चूज द करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वर्ड, ये भी बताने की जरूरत है, इतना आसान है. मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, तो क्या करेंगे? अ लेटर वॉज बींग रिटन बाई मोना टू हर फादर. क्या है? अ लेटर वॉज रिटन टू हर फादर बाई मोना. अ लेटर वॉज बीन रिटन बाई मोना.
a letter was being written by Mona to her father. A letter was, तो ऑप्शन सी इज ओके, ऑप्शन सी इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ही टीचेज अस ग्रामर, ग्रामर इज स्टार्ट टू अस बाय हिम, वी आर बीइंग होगा, वी आर बीइंग टॉट ग्रामर बाय हिम, ब्रिंग नहीं बीइंग होना चाहिए, ग्रामर इज बीइंग टॉट टू अस, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। दरअसल देखो इसमें जब दो ऑब्जेक्ट हों, एक क्या कहते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो बना आप दोनों से सकते हैं। अगर इसमें एक ऑप्शन और होता कि ए और डी दोनों सही हैं तब सही हो जाता, लेकिन जब दोनों से बनाया रहे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो इनडायरेक्ट से मतलब बनाएगा, जो सजीव मतलब अगर जिंदा और मुर्दा व्यक्ति के साथ आपको रहना हो तो जिंदा के साथ रहेंगे। तो ये तर्क निष्फेड़ देते हैं। हाँ, यही तर्क क्या कहते हैं एप्टीट्यूड ने भी दिया है ग्रामर के पैसिव बनाने के लिए, तो उनके हिसाब से ये सही माना जाएगा। हालांकि सही ये भी हो गया एक हिसाब से, जो इंडिया में उपलब्ध किताबें तो उसमें ये भी सही है, ये भी सही है। एक ऑप्शन अगर एग्जाम में नहीं है ऑप्शन की दोनों, तब आपका यही वाला सही होगा, ठीक है। दोनों परिस्थितियां हम बता दे रहे हैं, भाई आपकी अपनी मर्जी है, सही मैं ऑथेंटिक प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। डू यू इमिटेट अदर्स, तो डू यू इमिटेट अदर्स का पैसिव क्या, आर अदर्स इमिटेटेड बाई यू, आर अदर्स बीइंग इमिटेटेड, वर अदर्स, हैव अदर्स, तो इसके अकॉर्डिंग आर अदर्स इमिटेटेड बाई यू इज द करेक्ट आंसर। आई सा हिम conducting the rehearsal, he was seen conducting the rehearsal, I saw the rehearsal to be conducted by him, he was seen to by me to conduct a rehearsal, और I saw the rehearsal being conducted is the correct answer। विराट मैरिड अनुष्का, तो इसमें कौन सी बुराई है भाई, हाँ बिरुष्का हो गए हैं दोनों लोग। तो विराट मैरिड अनुष्का, तो अनुष्का was married to विराट, married with विराट, अनुष्का was married by विराट, अनुष्का was married to विराट, this is the correct answer। Choose the correct option in given direct and indirect speech। He said to her, "Are you coming to the party?" He asked her whether she were, अब she were हो गया तो she was लगेगा, ये गलत हो गया। He told हो ही नहीं सकता। He asked her if she was coming to the party, ये सही लग रहा है। He asked her if she will be, ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। The sage said, "God help those who help themselves।" ऋषि ने कहा खुदा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, यही बात सही भी है। तो ये तो बात सच है, तो सच है तो सच है। तो द सेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, द सेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज, ये चेंज नहीं होगा जी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। फाइंड आउट द एरर इफ एनी, पता लगाना है। मेनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेनी ए अथवा एन के बाद आने वाला वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर होता है साहब। मेनी ए पेन इज रेड बहुत बार बताया है, मेनी ए बुक इज नीडेड, तो यहाँ पर आर नहीं इज हो जाएगा। वेरी गुड। इट इज़ ट्रू दैट द पुअर इज अनेबल टू गेट नरिशिंग फूड इवन टुडे, आज भी गरीबों को पोषक आहार नहीं मिल रहा है। गरीबों को क्या भाई, अब क्या कहा जाए। इट इज़ ट्रू दैट पुअर, द पुअर होता है जो प्लूरल हो जाता है, जो पुअर होता है वो प्लूरल हो जाता है। प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल के साथ वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यहाँ गलती है। आप देख रहे हैं तो पुअर के साथ क्या होगा, पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। पुअर के साथ प्लूरल लगेगा। और एक कॉल आ रही थी, अर्जेंट कॉल थी, मुझे रिसीव करना था, सर का था, मैं अभी थोड़ी देर बाद रिसीव करूँगा। इट इज़ ट्रू पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर हिज ड्यूटी आल्सो। तो ये क्या है, पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट ईच ऑफ एट द सेम टाइम, जब भी ईच लग जाएगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, तो यहाँ गलती है। आप देख लीजिए। द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्न्ड पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट, एक जला हुआ पेपर उठाया, तो ये जब पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है स्मेल तो बर्न्ट होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेवर डिड हिज एग्जीबिशन ऑफ कंटेम्प्ट एंड एंगर सीज्ड, तो सो लॉन्ग एज ब्रिटिश रूल रिमेन्ड इन इंडिया, तो जब डिड लग जाएगा तो आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होना चाहिए, वो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर सीज हो जाएगा, सीज्ड नहीं होगा, ठीक है। द टीचर वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट यू वर, जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, व्हेन यू वर नॉट देयर, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर यू विल लीव, नहीं ये बिफोर यू लीव हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा, बिफोर यू लीव फॉर बॉम्बे। फाइंड आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन इनटू द सेंटेंसेज, जस्टिफिकेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ और फॉर क्राइम, फॉर ऑन, ऑफ ऑन, इन फॉर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। रिमॉन्स्ट्रेंस
रिमॉन्स्ट्रेंस क्या होता है? रिमॉन्स्ट्रेंस का मतलब होता है कुल मिला के प्रोटेस्ट करने से होता है। रिमॉन्स्ट्रेंस विद समबडी होता है, और किसी के कंडक्ट रिमॉन्स्ट्रेंस विद समबडी होता है, ठीक है। अब रिमॉन्स्ट्रेंस, अब इसमें लगना है अगेंस्ट समबडीज कंडक्ट, अगेंस्ट, फॉर, इन, एट, तो ये रिमॉन्स्ट्रेंस अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिन अगेंस्ट, ऑन, टू, विद, सिन टू गॉड, सिन विद गॉड, सिन अगेंस्ट गॉड, क्या होगा? इसके सिन अगेंस्ट होता है, सिन अगेंस्ट गॉड, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। इमर्सन इन टू वाटर, ऑन टू वाटर, इन वाटर, फॉर वाटर। दरअसल जब किसी का फॉर्म चेंज होता है तो इन टू कर देना चाहिए उसको, तो इमर्सन इन टू वाटर। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, क्योरेबल, करेंसी, क्रॉनिकल, कैंपेन। तो ये जो है क्योरेबल, करेंसी, क्रॉनिकल, इन कैंपेन में आपको इनकरेक्ट चुनना है, और इनकरेक्ट करेंसी सही है, क्रॉनिकल सही है, कैंपेन सही है, क्योरेबल इनकरेक्ट है। और इसमें भी इनकरेक्ट ढूंढना है। टेंजिबल, टेंटलाइज, टेक्निक, टेंट्रम। टेंजिबल भी ओके है, टेंटलाइज भी ओके है। टेंटलाइज मतलब एंटाइज, तरसाना, कोई चीज़ अनअटेनेबल हो और दिखा के ललचवाना जिसको बोलते हैं। टेंजिबल एकदम क्लियर। टेंट्रम वही मतलब सडन एक्सप्लोजन ऑफ एंगर बाय बेबीज, जो बच्चे अचानक नखरा कर देते हैं। टेक्निक की स्पेलिंग गलत है, तो ये सही है। दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव फॉर 3 months, या वही घर जहाँ मैं 3 महीने तक रहा। तो यहाँ पर कौन सा क्लाज है? एडजेक्टिव क्लाज है, तो एडजेक्टिव क्लाज है। तो आपको ये जो अंडरलाइन करना चाहिए था यहाँ पर, वेयर आई लिव्ड 3 months, तो एडजेक्टिव क्लाज का इस्तेमाल हुआ है। द कलेक्शन ऑफ कैमल इज नोन एज, ऊँटों के समूह को, ये नहीं होगा, हर्ड नहीं होगा जी, एक टाइपो है। हर्ड पशुओं के समूह को किसी भी, स्ट्रिंग कैमल के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लॉक, पक्षियों के समूह को पैक, भेड़ियों के समूह को, और स्ट्रिंग जो होता है कैमल के समूह को बोलते हैं। वर्ड दैट डिनोट्स द साउंड ऑफ फॉक्स, ने जो होता है क्या होता है आप जानते हैं? येल्प, ब्लीट, क्लॉक। ने जो होता है हॉर्स का होता है, एल्प जो होता है कई चीज़ों का, पिल्लों का भी हो सकता है, और ब्लीट बकरी या भेड़ का होता है, क्लॉक चिकन वगैरह का होता है। तो हमारा ऑप्शन एल्प हो जाएगा यहाँ पर। नेम द यंग वंस ऑफ अ स्वॉन, हिरन के बच्चे को क्या, सॉरी हंस के बच्चों को क्या कहते हैं? बोवाइन मतलब काउ लाइक होता है। कॉजिन जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉस, साइन कॉस वाला होता है, उससे मतलब है। जिब्रीन, आप जेब्रा से मतलब सिग्नेट जो होता है हंस के बच्चे को कहते हैं। द एडजेक्टिव वर्ड फॉर रैबिट इज, रैबिट के लिए क्या वर्ड है? लुपाइन, आप भेड़िए की तरह होता है। फोसाइन, सील जो होता है समुद्री जो होता है, सील की तरह होता है। और अरिक्टोलेगाइन, अब आपको पता हो गया कि रैबिट की तरह होता है। द एडजेक्टिव फॉर द वर्ड कैंगरू, कैंगरू के लिए यहाँ पर गलत वर्ड ही आ गया है। मान लो यहाँ कुछ सीमियन लिख लो, तो एक दूसरा ऑप्शन सीमियन दे दिया मैंने, सीमियन कर लो। मैक्रोपाइन, लिपोराइन, पैकिडर्म, पैकिडर्म जिसका चमड़ा बहुत मोटा है, गेंडा या हाथी, उस टाइप के आप बोल सकते हैं। तो जो पैकिडर्म हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? कैंगरू के लिए कंगरू के जैसा क्या हो गया? मैक्रोपाइन होता है। लेपोराइन को मतलब होता है एक कुल मिला के हेयर के जैसा। हेयर और रैबिट में अंतर होता है, तो उसमें हेयर के जैसा हो जाएगा। पैकिडर्म बहुत मतलब एलिफेंट लाइक, एलिफेंटाइन जिसको आप कह सकते हैं, या मोटी चमड़ी। हु गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2020? अब 20 में नोबेल प्राइज़ जेरी पिंटो को नहीं मिला, लुइस ग्लुक को मिला कि नहीं मिला, पैट्रिक मोंडियानो को, काजुओ इशुगुरो को तो 1917 में मिला था, तो ये जापान के हैं। ये लुइस ग्लुक को इस बार मिला है, हाँ। तो ये आप महिला हैं ये, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। जेएम क्वेटजी गॉट प्राइज इन 1909, यही बाउंसिंग क्वेश्चन था, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है। जेएम क्वेटजी, आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। गॉट बुकर प्राइज इन 1909 फॉर विच बुक? इनके नॉवल थे डिस्ग्रेस के लिए मिला था, कोई दिक्कत नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को मिला है। द सी के लिए साल्वेलो को मिला है। नन ऑफ दिस, ठीक है। हु वाज द पोइट लॉरिएट आफ्टर जॉन ड्राइडन? जॉन ड्राइडन पहले पोइट, ऑफिशियल पोइट लॉरिएट आप कह सकते हैं। और जॉन ड्राइडन के बाद टॉमस सैडवेल, नेम टेट, निकोलस रो, विलियम वाइट हेड कौन बने थे? तो आपको पता है जॉन ड्राइडन के बाद ये बने थे, टॉमस सैडवेल बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, अमिताभ घोष गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, पहली बात तो ये गलत छिका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको 1990 में मिला था। तो फॉर हिज नॉवल, हाँ उनको किस नॉवल के लिए मिला था? ये दैट लॉन्ग साइलेंस उनका है नहीं। रिच लाइक अस नयनतारा सहगल का है। और आर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये भी उनका नहीं है। तो ये शैडो लाइन्स, आप वैसे भी समझ लो उनके नॉवल क्यों नहीं है, दरअसल वो सब नेट का सवाल था इसलिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 क्वेश्चन। हु गॉट द बुकर प्राइज ऑफ 2020 का बुकर प्राइज किससे मिला? शगी बेन को मिला है, नॉवल का नाम बता दिया मैंने। और किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है, एलिजाबेथ स्टाउट को मिला है। नो अवार्ड गिवन, ऐसा तो है नहीं, हाँ नहीं तो आप सोचो कि कोरोना की वजह से मिला ही नहीं। एंथोनी डुवर, तो ये डगलस स्टुअर्ट को मिला है। कंप्लीट द प्रोवर आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक, कैलामिटी इज मेंस ट्रू,
जो मुसीबत होती है व्यक्ति का असली पहचान करने का, हार्ट ब्रेक, एलिगरी, टच स्टोन होता है, यहाँ पर टच स्टोन हो जाएगा। फेंट हार्ट नेवर वन, फेयर मैन, फेयर लेडी, एस्ट्रोलॉजर, गॉड, तो फेयर लेडी हो जाएगा, ठीक है। द वर्ड्स चोजन बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर, सेटिंग एंड इवेंट इन स्टोरी इज कॉल्ड, ऐसे वर्ड्सों को चुन के इमेजरी कहा जाता है, प्लॉट कहा जाता है, टोन कहा जाता है, सेटिंग, इट इज़ इमेजरी। द प्लॉट इज क्या है, टाइटल ऑफ द बुक, ये होता नहीं है। हाँ, द सोल्यूशन ऑफ टू अ प्रॉब्लम, द कैरेक्टर्स इन द हिस्ट्री, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट मेक द स्टोरी, ये हमारा सही ऑप्शन है। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी व्हेन द मेन कैरेक्टर कम्स फेस टू फेस विद कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग अ चेंज इन सम वे, उसे क्या कहते हैं, फॉलिंग एक्शन कहते हैं, एनाग्नोसिस कहते हैं। रिजोल्यूशन को डेनुमा जो होते हैं, क्लाइमैक्स, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, वो की कौन सी है, कॉमेडीज, रोमांसेज, ट्रेजेडीज, सोनेट, एंड इट इज सोनेट। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वॉज क्वाइंड बाई, इट वॉज क्वाइंड बाई, बताना है आपको, आई रिचर्ड्स, एफ.आर. लिविस, टी.एस. इलियट, वाशिंगटन ऑल्सन, एंड इट वॉज क्वाइंड बाई, ज़्यादातर लोग टी.एस. इलियट मानेंगे तो गलत हो जाएंगे, वाशिंगटन ने किया, ऑल्सन ने किया था, टी.एस. इलियट ने हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम में उसे पॉपुलराइज किया था, प्रोपाउंड किया था। हु डिवाइडेड मेटाफर इन टू पार्ट्स, नेमली टेनर एंड व्हीकल, किसने दो पार्ट्स में किया था, टेनर एंड व्हीकल, तो आई रिचर्ड्स ने ये किया था, फ्रॉस्ट, ड्राइडेन, टी.एस. इलियट, आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, आई रिचर्ड्स ने। अटर समरी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट ऑफ एन एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ एपिग्राम इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, एपिलेक्सिस, एपिलोसे, एपिक्स ऑपर, ओपेरा नहीं, एपिक ऑपर और एपिफोनीमा। तो अब कहोगे सर ये तो अजीब पे पहली बार सुन रहे, भाई कुछ चीज़ें सुन लीजिए। एपिफोनीमा जो होता है वो राइमिंग कपलेट ऑफ शेक्सपियर का जो अंत में आता है उसको कह सकते हो, तो वो एपिग्राम टाइप में है, तो आप ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन एपिफोनीमा। अब ये जो है एपिक ओपर जो है वो एपिक थिएटर से संबंध है, बर्टोल्ट ब्रेक्ट से संबंध है, हाँ उसको आप समझ सकते हैं। एपीप्लेक्सिस का मतलब क्या होता है, ये मतलब एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें स्पीकर जो होता है ऑडियंस को रिप्रोच करता है, उकसाने के लिए, उसकी बात को कन्विंस करने के लिए। और एपिलोज जो होता है, एपिलोज क्या होता है, प्रोसेडी में क्या होता है, वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेट्रिकल लाइन को करने के लिए होता है। हालांकि ये सब आएगा नहीं, आ सकता है तो क्या कर सकते, क्वेश्चन। कप एंड सॉसर ड्रामा जो है, अ टर्म अप्लाइड टू द प्लेस ऑफ, क्या है, ये आ सकता है, और ये किसके प्लेस के लिए लागू होता है, डोमेस्टिक इश्यूज को केंद्रित करके। कप एंड सॉसर आप समझ, कप और प्लेट का ड्रामा आप समझ सकते हो। तो हेनरी गिब्सन तो आप है नहीं, टॉनी मॉर्सन है नहीं, नथानियल ली है नहीं, इट इज़ T.W. रॉबर्टसन, ठीक है। अ वर्सिफाइंग गेम इज कॉल्ड क्रैम्बो, कर्टली सॉन्ग, क्रैटलिक, तो ये वर्सिफाइंग गेम क्या है, क्रैम्बो है। आप लिख के बताइएगा क्रैटलिक क्या है, कर्टली सॉन्ग क्या है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन आप लिख के बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मुझे जल्दी है, मैं बहुत फिनिश करना हूँ, मैं सोचा 10 बजे 10 से ज़्यादा हो रहे, अपलोड नहीं कर पाया हूँ। द टर्म कॉमेडिया डेल आर्टी का मतलब क्या होता है, कॉमेडी ऑफ प्रोफेशनल एक्टर्स, कॉमेडी ऑफ प्रोफेशनल एनिमल लाइक एक्टिंग, द बैलेड मीटर, नॉन ऑफ देवर, इट इज़ कॉमेडी ऑफ प्रोफेशनल एक्टर्स। द मैन वॉज ड्रेस्ड इन लिनन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज फाउंड, तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट, एल्यूजन, ऑक्सीमोरॉन, एंटोनोमेशिया। एंटोनोमेशिया का मतलब यहाँ पर एंटोनोमेशिया है का मतलब चेंज ऑफ नेम, जैसे बार्ड, शेक्सपियर के लिए बार्ड, हिटलर के लिए टायरेंट कह देना। यहाँ पर लिनन का मतलब यहाँ पर लिनन कपड़े से है, हालांकि मेटोनमी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। एक फिगर ऑफ स्पीच, एक लाइन में कई फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, विच फिगर ऑफ स्पीच, मून स्लीप कर रही है तो आप समझ सकते हैं पर्सोनिफाई किया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने। अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब आपको पता है नेगेटिव के माध्यम से अफर्मेटिव कहा जाए तो लाइटोटीज हो जाता है। इन्वेंटिव आपको पता है, यूफेमिज्म भी कई बार बताया गया है। द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड इन, कब फाउंड किया गया था, 47, 48, 49, 50, इट इज 48, 1848। Thou was not born for death, immortal bird, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें तो इसे टाटोलॉजी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑक्सीमोरॉन, और इसके अकॉर्डिंग अपोस्ट्रोफी, किसकी लाइन है आप बताइएगा। इमोर्टल, दाउ वाज, सबको इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन किसकी है बताइएगा। आई हैव गिवन सक एंड आई नो टेंडर इज टू द बेब दैट मिल्क्स मी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल होता है इंटेंस इमेजिनेटिव विजुअलाइजेशन जो होता है,
और मेटाफर होता नहीं, काइयाज़मस है नहीं। ये वो लेडी मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1 में कहती है कि अगर मेरा बच्चा हो तो मैं उस अपने पद को पाने के लिए उसको भी मिल्क से, उसको टीट से निकाल करके उसके ब्रेन आउट को कहते हैं ना, डैश द ब्रेन आउट, इस तरीके से उसको मैं मार डालती सफल होने के लिए। तो यहाँ पर विजन फिगर ऑफ स्पीच है। ऑनेस्ट मिनिस्टर्स ऑफ पिलर ऑफ अ स्टेट, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच। एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लेना क्या कहलाता है, यहाँ पर इस तरीके के है नहीं, मेटाफर है ऑप्शन हमारा। 4 एजेज ऑफ पोइट्री 1820 में आया था, एक ऐसे आया था, किसने लिखा था, सेली ने। इसके रिस्पांस में डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में लिखा था। तो आपको गॉसन ने लिखा नहीं, फिलिप सिडनी ने लिखा नहीं, टॉमस लव पीकॉक ने लिखा है। द सेकेंड सेक्स एक फेमिनिस्ट बुक है जो इलेन सोवाल्टर, हेलेन सिक्सर्स, सिमोन de Beauvoir किसने लिखा है आपको पता है, इट इज़ सिमोन de Beauvoir। पॉपुलर लाइन है, वन इज़ नॉट बॉर्न वुमन, वन इज़ नॉट बॉर्न वुमन, वन बिकम्स अ वुमन। विच इज प्राइमरली थिएट्रिकल टर्म, कौन है, थिएट्रिकल टर्म्स कौन है, टैब्लो, ग्रॉसॉन, सेरेनेड एक लव सॉन्ग होता है जो प्रेमिका की खिड़की के सामने गाता है। तो हमारा ऑप्शन यही हो गया, टैब्लो। सो दीज वर 120 क्वेश्चन। अपने स्कोर जरूर बताइए कि कंप्लीट टेस्ट था, और कल अगर नहीं हो पाएगा तो परसों आपको एक और क्लोन मिल जाएगा। जब तक मैं दे पाऊंगा देता रहूंगा, आप परेशान मत होइए। थैंक यू वेरी मच।